हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एजुकेट एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज हम करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, लासंग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो लासंग है वो भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये दिसंबर में मनाया जाता है। फसल की कटाई के एंड वाले जो सीजन होता है उसमें मनाया जाता है और तिब्बतन ईयर का 10वें मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। इस पे पारंपरिक जो डांस फॉर्म्स होते हैं वो किए जाते हैं, प्रतियोगिताएं की जाती हैं, मौज मस्ती करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का एक जश्न होता है जिसमें नए साल के लिए अच्छी आत्माओं का स्वागत किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा नहीं है इसमें? वो है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो हेरिटेज साइट नहीं है। जो हुमायूं टॉम्ब है ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होता है। सन टेम्पल कोणार्क ये भी होता है और एलिफेंटा गुफा भी होती है, एलिफेंटा केव्स भी होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड। ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं ये एक लैंडमार्क्स होती हैं, एरिया होता है जो जो प्रोटेक्ट किया जाता है बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस द्वारा। These sites are selected based on culture, historical, scientific और other forms of significance। उसके बेसिस पे इसको इंक्लूड किया जाता है। जो सन टेम्पल है कोणार्क में ये एक हिंदू टेम्पल है जो डेडिकेटेड है टू द सन गॉड सूर्य और ये उड़ीसा में है। और जो एलिफेंटा केव्स है ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है with 5 rock cut caves on the western hills। पश्चिमी पहाड़ियों पर 5 चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफा है ये। और जो पूर्वी पहाड़ी है उस साइड पर ईंट का एक स्तूप है। हुमायूं का मकबरा, इसका जो निर्माण हुआ था ये 1570 में हुआ था। फारसी और इंडियन जो कारीगर थे उनके द्वारा बनवाया गया था ये हुमायूं का मकबरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? तो देखो दोस्तों, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स होता है, कॉरपोरेशन टैक्स होता है। और फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इनडायरेक्ट वे में सरकार के पास जाता है, जैसे कि एक्साइज टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स या कस्टम ड्यूटीज, ये इनडायरेक्ट वे में सरकार के पास जाता है तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो दोस्तों जो सीमा शुल्क है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लेकिन जो कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर फर्म्स है ये एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो ऑप्शन होगा इसका 2 ओनली। और दोस्तों कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है वो होता है टैक्स होता है ऐसा जो किसी कंपनी द्वारा अपने जो व्यवसाय होता है उससे कमाए गए मुनाफे पर लगाया जाता है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो घरेलू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टैक्स लगता ही लगता है। डोमेस्टिक और फॉरेन से कोई वो नहीं होता। और कॉर्पोरेट टैक्स जो रेट होते हैं वेरी करते हैं, मतलब उसकी दरें होती हैं 15% से लेकर 40% तक होती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जीडीपी अस्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों देखो, आपको पहले बताते हो डिफ्लेटर क्या होता है। ये होता है अर्थव्यवस्था में कीमतों में व्यापक और निरंतर कमी जो आती है उसको कहते हैं डिफ्लेटर या अस्फीति। ये एक अच्छा टर्म नहीं है, जब भी ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था के लिए ये हानिकारक बात होती है। तो जब जीडीपी में डिफ्लेटर आता है तो ये एक ऐसा उपकरण हो जाता है जो समय के साथ अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है उसके परिवर्तनों को मापता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज अ टूल that measure the price
changes of all goods and services produced in an economy over time। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल ठीक है। द जीडीपी डिफ्लेटर इज कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल जीडीपी बाय द रियल जीडीपी देन मल्टीप्लाई बाय 100। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्नलिखित में से कौन क्षारीय धातु का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो मैग्नीशियम है वो एक क्षार धातु नहीं है, ठीक है ना। एल्कलाइन नहीं है मैग्नीशियम, बल्कि ये एल्कलीन अर्थ मेटल है। जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ये क्षार धातु हैं, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बताना है अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादक आपंक और बायोगैस है। वाहित मल एक ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो दोस्तों ये कथन सही है, ऑप्शन 1 वाला, कि जो अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद अपंक और बायोगैस है। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लज्ड एंड बायोगैस। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। जब अपशिष्ट जल को बड़े टैंक में बैठने देते हैं और जो उसकी तली में जम जाता है, और मानव का और जो पशु का जो मल होता है वो साथ में फल सब्जियों के अपशिष्ट से बना होता है, उसके नीचे बैठकर जो कीचड़ होता है दोस्तों, वो सूखकर खाद या जैविक कंपोस्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 ठीक है, सेकंड वाला गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों जो वुलर लेक है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया, और वुलर लेक इज 189 स्क्वायर किलोमीटर है इन साइज में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया ऑल्सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें टर्म ऑफ एरिया, तो उस बेसिस पे आएगा राजस्थान। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एरिया वाइज जो स्टेट्स हैं वो राजस्थान है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एरिया। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पहले उत्तर प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर बिहार आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आता है। तो इसके बेसिस पे आंसर है ऑप्शन 3 राजस्थान। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है, जो गेहूं है रिक्वायर्ड करता है मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, बिल्कुल ठीक है। और जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। जूट एक नेचुरल फाइबर क्रॉप है जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में उगाई जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 10, वर्धमान महावीर जैनों के डैश तीर्थकर थे। तो कौन से नंबर पे थे, वो थे 24th और लास्ट तीर्थकर थे। और महावीर जी ने ही छठी शताब्दी के अंत में और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में जैन धर्म की संस्थापना की थी। और इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व इन बिहार में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। और ये 23 तीर्थकर पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी बन गए थे। पार्श्वनाथ थे इनसे पहले 23वें जो तीर्थकर थे, उनके बाद ये बने थे। क्वेश्चन नंबर 11, हु कंपोज्ड बुद्ध चरित्रा। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी, वो लिखी थी दोस्तों अश्वघोष ने। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य कविता लिखी थी इन्होंने। इसके अंदर 28 छावनियां हैं और इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है, बिल्कुल ठीक है ये। और
कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अशोक के जो शिलालेख थे दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि और प्रकृत भाषा दोनों में थे। ये एक ऐसी भाषा थी जो आम भाषा भी समझ सकते हैं लोग, उनको भी समझ आ जाए, जो आम भाषा समझते हैं उनको भी समझ आ जाए। ये शिलालेख चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं में पाए गए थे। धर्म, प्रशासन और जो लोगों का जो बिहेवियर था उसके बेसिस पे अशोक अपने विचारों को लिखते थे। और कलिंग भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, आपको पता ही है, जिसे अब उड़ीसा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये गोदावरी और महानदी नदियों के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2। आओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। जून 2021 में नीति आयोग के CEO डैश का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाया गया है। तो किसका बढ़ाया था? ऑप्शन 2 अमिताभ कांत का बढ़ाया गया था। ये 2021 का पेपर है तो इसीलिए 21 का पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, भारत का पहला वन उपचार केंद्र किस राज्य में खोला गया था? तो भारत का पहला वन उपचार केंद्र खोला गया था उत्तराखंड में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इस सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ था मार्च 7 में, 7 मार्च कह सकते हैं, 7 मार्च 7 2021 में। और ये इट वॉज डेवलप्ड बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसर्च विंग आफ्टर स्टडिंग द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरेस्ट। और ये जो सेंटर है उसको खोलने का बेसिकली एम क्या था कि आइडिया को बढ़ाना कि स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कैन इम्प्रूव अ पर्सनस हेल्थ, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इस सेंटर पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, फॉरेस्ट वॉकिंग होती है, ट्री हगिंग होती है और फॉरेस्ट मेडिटेशन होती है, स्काई गैजिंग होती है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वह भारत के किस राज्य की रहने वाली है? तो दोस्तों ये जो प्रियंका है ये महाराष्ट्र सतारा से है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र के सतारा से है ये और इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला है और ये 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भी पहली महिला है। ये अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ चुकी हैं, कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ चुकी हैं, माउंट एवरेस्ट कर चुकी है, ये माउंट लत्से पर चढ़ चुकी हैं और माउंट मकालू यहाँ भी ये चढ़ चुकी हैं। तो ये 5 पर्वतों पर चढ़ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों आंसर है अनुच्छेद 51A। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय नागरिकों के नैतिक दायित्व है जो उनकी देशभक्ति और एकता को बढ़ावा दे। आर्टिकल 51A है इसका राइट आंसर, जो रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो दोस्तों इसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि हुआ था 1978 में। तो इसको रिमूव कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज, ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2014 के पर्पज से पूछा गया है। तो वो कर रहा है पेरिस। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और 2028 में कौन करेगा? लॉस एंजल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इन्होंने मेंस सिंगल्स टेनिस टाइटल जीता है 2021 फ्रेंच ओपन में। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका फीडबैक इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स पे दीजिए। थैंक यू।